हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना शहर की किसी न किसी खास शख्सियत को अपने स्टूडियो पर मदऊ करते हैं। उसी सिलसिले में आज हमने शहर की बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत, गरीबों, मजलूमों और बेकसों के लिए संघर्ष करने वाले एक बुजुर्ग साथी कामरेड गुलाम साबिर साहब को हम अपने स्टूडियो पर दावत दिए। वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। कामरेड गुलाम साबिर साहब, आप हमारे स्टूडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप दो लफ्ज हमारे चैनल के बारे में कहें और फिर अपने बारे में थोड़ा सा कुछ देखिए, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल पर बुलाकर हमें ये मौका दिया। और रही बात है, वैसे तो आप शहर के लिए बहुत सोशल हैं और बाकायदे बच्चों के लिए भी तालीमी मतलब बुनियादी तौर पर आप अंजाम दे रहे हैं। और क्या कहूँ, आपके बारे में बहुत कुछ कहना था, इसलिए कि आप अपने बारे में बताने अपने बारे में तो हमारी ज़िंदगी, जब हमने समाज का शोषण देखा तो कम्युनिस्ट पार्टी अपना ली थी मैंने। और उसको मैंने जब पढ़ा देखा तो शोषण के खिलाफ, इस्तेसाल के खिलाफ जब मैंने देखा तो मैं उसमें शामिल हुआ। और उसने मुझे बहुत कुछ दिया, बड़ी मजबूती दी, सलाहियतें दी, सही बात बोलने की हिम्मत दी। और रही बात ये कि आज के दौर में भी, आज जो एक ख़राब वक्त है ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए, उसके लिए बेहतर ये है कि हम एहतियात बरतें। और ये सरकार, ये देश गलत हाथों में है इस वक्त। और कामरेड गुलाम साबिर साहब, लगभग आपकी उम्र इस वक्त, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? 37 होगी। लगभग आप 1937 की आपकी पैदाइश है। आप ब्रिटानिया हुकूमत के ज़माने में पैदा हुए हैं, तो आपने इंग्लिश कार्यकाल भी आपने देखा, क्योंकि वो 47 में चले गए और फिर 50 में हमारा संविधान बना। गांधी जी की इसी बीच में हत्या होती है। तो आप को कौन सी बातें याद हैं उस वक्त के जो देखिए, ब्रिटिश शासनकाल की याद? जब मैंने होश संभाला देखा तो मेरे वालिद साहब ने कहा, भाई हमने चाय लेते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम गुलाम साबिर रखा है कि तुम गुलामी के देश वक्त में पैदा हुए। अच्छा, तो क्या मेरे मतलब? नाम की निस्बत ये थी हाँ, कि गुलाम साबिर जो नाम रखा, हाँ। तो उस वक्त गुलाम मुल्क, गुलामी थी। गुलाम मुल्क में हाँ। पैदा हुए। और मेरे वालिद साहब ने वो बताया मुझे कि इसलिए तेरा नाम गुलाम साबिर रखा हमने। और उसके बाद आज़ादी का वक्त हुआ, मैंने गांधी जी की मौत का वाक़या भी देखा। उसके बाद में कुछ घरेलू पोजीशन के वालिद साहब का कमज़ोर होने की वजह से मैंने अपनी तालीम को बंद किया। और वालिद साहब का साथ देने के लिए मैं टनकपुर मैंने रेडीमेड का काम किया। उसके बाद में 1962 में मेरी शादी हुई, 6 जनवरी 1962 को। उसके बाद मैंने जब ये देखा कि वो पढ़े लिखे लोगों का माहौल है जहाँ मेरी शादी हुई, तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। मेरा बच्चा हो गया था ये असलम, असलम के साथ मैंने पढ़ा। और मैंने हाई स्कूल, इंटर प्राइवेट और अदीब अदीब कामिल किया मैंने, ग्रेजुएट का वोट डालता हूँ। तो ये सब चीज़ें सामने रही। फिर आपके कितने बेटा बेटियां हैं? मेरे, अल्लाह का शुक्र है, 5 बेटे और 5 बेटी थी। एक बेटी का इंतकाल हो गया था। 4 बेटी हयात हैं, जिंदा हैं, खैरियत से हैं। एक बेटे का भी आपका इंतकाल? एक बेटे का भी इंतकाल हो गया। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा कुल परिवार। मिला के आपके 9 बच्चे थे। जी 9 बच्चों में 4 बेटी और 5 बेटे थे। जी। एक बेटी का इंतकाल हो गया और एक बेटे का इंतकाल हो हाँ, गया। आज 8 7 8 हैं 8 बच्चे हैं। इस वक्त मौजूद। तो टोटल 10 थे। अल्लाह का शुक्र है। ये टोटल 10 थे, जो आज 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और सारे बच्चे मतलब खुशहाल हैं, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने कारोबार पर मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको 8 बच्चों की 10 बच्चों की परवरिश करने में कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे अपने आपने सर्वाइव किया? आजाद गुलाम गुलाम हिंदुस्तान में आप पैदा हुए थे और उसके बाद तालीम आप जारी नहीं रख पाए हालात की वजह से, तो आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया और कैसे अपनी लाइफ को बढ़ाया? और चूंकि आप एक कम्युनिस्ट आदमी हैं, आपने जिंदगी भर गरीबों मजलूमों की आवाज उठाई है, उसके लिए भी आपने वक्त निकाला, तो ये सब कैसे किया आपने? देखिए, इंसान के अंदर एक चीज पैदा होती है कुछ देखने से, समझने से, वो है कुव्वत इरादियत। और जब इंसान में कुव्वत इरादियत होती है तो वो किसी चीज से कमजोर नहीं होता, वो किसी चीज को भारी नहीं समझता। तो उस चीज को समझ के मैं दौड़ता रहा। बच्चों की परवरिश भी ऐसी हुई। मेरी बेटी भी ग्रेजुएट है, बेटे भी ग्रेजुएट है। असलम बाकायदे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी है। तो सारे अल्लाह का करम है बहुत बड़ा। माशाअल्लाह। और मैं भी सब चीजें, ये सब बाशऊर इसलिए हुए कि अच्छी सोसाइटी मिली, अच्छे लोग। सोसाइटी मुझसे बदल देती है। आज हमें अफसोस होता है कि हमारे शहर में कोई ऐसी बैठक नहीं है जहाँ आदमी को सीखने के लिए अपना वक्त लगाए। इसका बहुत अफसोस है। नाजरीन, इस उम्र के आदमी आजकल हमें बहुत कम दिखाई देने को मिलेंगे। और मैं कहता जो जिन लोगों में शहरों में खास लोगों की गिनती हुआ करती थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास कामरेड गुलाम साबिर साहब मौजूद हैं, जो पुरानी शख्सियतों में से हमारे बीच मौजूद हैं। वरना सब ज्यादातर के लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कामरेड साहब, आपने जब अपना होश संभाला तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी हिंदुस्तान के अंदर जी। तो उस हुकूमत में आपने फिर अपने आप को कम्युनिस्टों से क्यों जोड़ा? आप एक कांग्रेसी क्यों नहीं हुए, जबकि कांग्रेस का अहम रोल रहा है उसको सरकार को हिंदुस्तान को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को बनाने में? तो लेकिन क्या वजह रही जिनकी वजह से आपने कम्युनिस्ट पार्टी को? हाँ, जो चीजें शोषण के खिलाफ जमीनी असर से कम्युनिस्ट पार्टी में देखी गई, वो चीज कांग्रेस में नहीं थी। और कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी साझेदार थी। हमारा होम मिनिस्टर भी रहा कम्युनिस्ट पार्टी का, फूड मिनिस्टर भी रहा उस जमाने में। यूं समझ लीजिए 60 में, 60 62 में, 65 में झारखंड राय फूड मिनिस्टर रहे, नेस्टोर आए। वो चीज नहीं मिल सकती थी कि कांग्रेस में मैं होता तो वो आते। फूड मिनिस्टर ऑल इंडिया नेस्टोर में मुझसे मिलना है। क्या नाम था उनका? सर, अभी मैंने नाम लिया था, उनका नाम था झारखंड राय। झारखंड राय। हाँ, घोसी से वो हुए थे। होम मिनिस्टर थे वो, और वो नेटोर आपके नहीं, घर होम पर मिनिस्टर तशरीफ? नहीं थे, और वो फूड मिनिस्टर थे। फूड मिनिस्टर। और फूड मिनिस्टर थे वो। लेकिन घोसी में मैंने जाकर उनका इलेक्शन लड़ाया था उस जमाने में, छोटा सा था। अच्छा। और वहाँ 20 दिन रह के मैंने इलेक्शन लड़ाया। तो बेई साहब मोहब्बत रखते थे मुझसे। और उस जमाने के बाद भी वहां से 22 एमएलए बनते थे और मैं सबके इलेक्शन में रहता था वहां जाके। ये अफजाल वगैरह, ये सालिम अंसारी, ये सब चीज। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी में जो चीज थी, इसलिए कांग्रेस में मैं नहीं गया। लेकिन कांग्रेसी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत कुछ करते थे। और आपने जो सरकार के रहते ऐसा कोई कारनामा अंजाम दिया है जिससे आपको लोग याद रख सके और जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको ये पता चले कि हमारे यहाँ अब भी तो कामरेड वो गुलाम जमाना साबिर है थे? ना आज के दौर में, क्यों हमको कोई याद करे, क्यों हमको कोई याद करे, क्यों वक्त अपना बर्बाद, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। आज कोई किसी को याद नहीं करता, बाप को याद नहीं करता, खिदमत कोई नहीं। हालांकि खिदमत जिंदा रहती है हमेशा। मैंने ये समझ लो कि अगर निगम छिपियों के लिए काम किया है, बस सफाई के लिए, तो हथकरघा निगम बनी, मुनकरों के लिए काम किया, सरपरस्ती कम्युनिस्ट पार्टी की रही, निगम कायम मैंने कराई, मैं डायरेक्टर भी रहा। वस्त्र छपाई निगम का कयाम किया, वस्त्र छपाई निगम के सेंटर मैंने नेटवर्क में भी खुलवाए, ठाकर द्वारे में डिजाइनिंग सेंटर खुलवाया, मैंने उद्घाटन किए उसके। लेकिन कोई किसी को याद नहीं करता, वक्त है, जमाना ही ऐसा। नाजरीन, आप और मैं एक और कामरेड चीज, गुलाम साबिर हैं, इनकी काविशों के बारे में भी बता दूं। ये मुसलसल इन्होंने दस्तकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, लंबी लड़ाई रही है। हमारी भी सरकार रही तो ये हमेशा
मुस्तकिल हमसे भी यही डिमांड करते रहे कि हम आपके साथ चलेंगे और नेताजी से बात करेंगे कि इनका दस्तकारों का एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग बना के उसमें जो है दस्तकारों के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे दस्तकारों को एक अच्छा रोजगार मिल सके। तो आपकी जिद्दोजहद तो काफी रही। और आपके जो साथी हैं पुराने, उन साथियों में आप कौन से ऐसे साथी थे नहीं, मेरे जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते थे हकीम और मोहम्मद जिन्होंने आपकी हकीम सरपरस्ती मोहम्मद इब्राहिम शाह बहुत मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का सिपाही था और बहुत ही उसका हौसला था। उसके बाद कामरेड अयूब थे और हकीम इब्राहिम साहब से आप कितना मुत्तफिक थे उनकी पॉलिसियों से, उनके? वो पूरी तरह कम्युनिस्ट था और हमेशा कहीं भी जुल्म होता था, शोषण के खिलाफ वो खड़ा रहता था, जाता था, लड़ाई लड़ता था, हम भी साथ होते थे, तो ये खुद भी उसमें थी। आप बराबर शाना बशाना। हाँ। मुझे याद है कि हम बहुजन समाज पार्टी के सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन कर रहे थे यहाँ सड़क पे, जैसी चौराहे पर हमने जाम लगा रखा था। तो इत्तेफाक से आपका गुजर हुआ तो पुलिस प्रशासन कुछ हम पे सख्ती करने के मूड में था, तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप आगे नहीं, हटना नहीं है, डटे रहना, आपके किसी तरीके से घबराना नहीं पुलिस से, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो मुझे आपकी वो सरपरस्ती भी याद है कि बहुजन समाज सरकार के खिलाफ जो हमने एजेंसी चौराहे पर एक धरना दिया था उसमें हमारी सरपरस्ती की थी। तो आप जंगजू तो हैं और देखिए, आपने बहुत छोटे छोटे तंजीमों को उनको इज्जत दिलाने का काम किया है। जैसे मैं समझू कि तांगा यूनियन आपने बनाई, रिक्शा यूनियन आपने बनाई, 50 साल टेम्पो यूनियन आपने बनाई, और इन छोटे छोटे मजदूर मजदूर अमले को जोड़कर आपने इनको मजदूरी मजदूरी पेशे के साथ साथ इज्जत और एहतराम भी दिलवाया है। हाँ, इनको सिखाया है, इनको तरबियत दी, इनको हर चीज, हर प्रोग्राम जो देश का है, हमारी कल्चर सोसाइटी है, उसके मुताबिक इनको ढाला। जुल्म अभी आपने बर्दाश्त नहीं किया नहीं कभी नहीं, देखिए प्रशासन या 1900 शासन का, आपने बुलंद हो गए। 5 अक्टूबर 1972 को पहली बार मैं जेल गया। इतना जमाना, 5 अक्टूबर 1972। उसके बाद 79 में मैं कानपुर से अरेस्ट हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम में। उसके बाद में हमारे यहाँ नेटौर में 83 में, उसके बाद में 88 में मैं जेल गया, उसके बाद 92 में मस्जिद मुनज़्ज़म हुई जब मुझे जेल भेजा। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नाते मैंने सब चीजें झेली है, लेकिन मजदूरों के लिए काम किया है। आज भी यूनियन है नेटौर में, हालांकि कम्युनिस्ट खत्म हो गए हिंदुस्तान से, लेकिन आज भी है। लेकिन आप जिंदा हैं। हाँ। और आपने हमेशा उन यूनियन को जिंदा रखा हुआ है, चाहे वो टेम्पो यूनियन हो, चाहे रिक्शा यूनियन हो। और आप, मैंने देखा है कप्तान साहब से जाके आप भिड़े भी हैं। अभी हाँ। लाइसेंस का मामला आया था मेट्रो के, तो आपने मैं वहां जाके कप्तान साहब से मैंने बल्कि शमशाद जो चेयरमैन थे, शमशाद चेयरमैन कुछ कहने लगे कि भाई बुलंदशहर में एसडीएम बे नंबर की गाड़ी कटवा रहा है। मैंने कहा बैठ जाओ, ये इशू मेरा है। बस मेरा नंबर आया बोलने का। मैंने कहा कप्तान साहब, ये गरीबी, गुर्बत, महंगाई, ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये गुजर बसर कर रहे हैं, आप इनकी गाड़ी कटवा देंगे तो क्या देंगे आप? तो मैंने अपनी बात रखी उनसे, और सारी बात रखने के बाद जब उन्होंने सबके सवालात का जवाब दिया तो मेरी बात को भी कोट किया था। मेरी बात को कोट किया था कि अभी कामरेड ने बताया कि हमारा कोई इरादा रिक्शा कटवाने का नहीं है, इस महंगाई को देखते हैं। बाकायदा एसपी ने ये बात कही थी, तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है मोबाइल। आपकी जिंदगी संघर्ष में रही है और आपने हमेशा गरीबों, मजलूमों और का साथ दिया है। और कम्युनिस्ट शायद इसी विचारधारा का नाम है, बिल्कुल। ये गरीब। लेकिन आज का कम्युनिस्ट जो हिंदुस्तान में कभी सियासत में ये थर्ड फ्रंट के रूप में चमक के आया था, और बिना थर्ड फ्रंट के कोई सरकार नहीं बनती थी। और सरकार अगर बनी तो विपक्ष के में रहते हुए कम्युनिस्टों ने कभी सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दिया। क्या वजह है कि आज कम्युनिस्ट सड़क पे नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप पार्लियामेंट, सारी हिंदुस्तान से सारी कम्युनिस्ट सरकारें चली जा रही है नहीं, और कोई कम्युनिस्ट कोई एजिटेशन में दिखाई नहीं देते हैं। क्या वजह है? देखिए, अभी पिछले महीने 24 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑल इंडिया मार्च किया दिल्ली में, करोड़ों की तादाद में। आपके झंडे, अभी एक स्ट्राइक हुई है, आपका बैनर तो ऐसा है, आप लोग कम्युनिस्ट अगर आवाज दे दो, दूर दराज पूरे देश से लोग लाल झंडा लेके
निकल पड़ते हैं, लेकिन अब वो लड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल जब भी मजहबी मामले आएंगे, मजहबी पार्टियों के रुझानात आएंगे, तो कम्युनिस्टों को नुकसान पहुंचा है, इससे पहले भी पहुंचा है, ये आज से नहीं हो रहा। क्योंकि कम्युनिस्टों को कोई लामजहब कहते हैं, जबकि हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि सारे मजहबों के मानने की इजाजत और सारे मजहबों की हिफाजत की गारंटी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में है। लेकिन हमारे उलमा इकराम कम्युनिस्ट पार्टियों को कहते हैं लामजहब है, तो ये नुकसानात नहीं, मैं दीनी बात पे नहीं जा रहा, दीनी की मामलात वो नुकसान में जो वो मामलात वो अलग है, लेकिन जो संघर्ष की क्षमता थी, लड़ने का हौसला था, वो कहाँ है? क्या वो मतलब आज बंगाल से ममता बनर्जी को इतने साल हो गए सियासत करते हुए, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट ही आई वही अर्ज करूंगा, तो वो अब क्यों नहीं आप दोबारा से अपने आप को जिद्दोजहद? 36 साल कम्युनिस्ट पार्टी अगर आज जिद्दोजहद में दिखाई देते हैं, कहीं राहुल गांधी दिखाई देते हैं, कहीं अखिलेश दिखाई देते हैं, तो दूसरा ये कम्युनिस्ट तो एक इतनी बड़ी विचारधारा थी जो देश की दिशा तय करती थी। आज ये बिल्कुल संघर्ष से गायब क्यों है? 36 साल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही बंगाल में, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ी मजबूत सरकार सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की थी। लेकिन कुछ गलत फैसले हो जाते हैं जिसकी वजह से जनता भी बेवकूफ नहीं है, पार्टी में गुमराह हो जाते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, इसलिए पार्टी टूट जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ टूटी, 16 जगह पार्टी टूटी, बंद हुई, खत्म हुई। लेकिन इसके बाद भी वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो निज़ाम देख चुके थे लोग, फिर दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी ही आई है। तो इसलिए इसके निज़ाम को कोई मुकाबला नहीं है, इसका जो निज़ाम कायम होगा। आज की सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की सेंटर की और प्रदेश की सरकार? नहीं, सरकार का काम तो ये है कि सब लोगों की जरूरतों को पूरा करे, सबको समझे। लेकिन ये सरकार तो वन साइड है और सिर्फ मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार है इसका। और ये सरकार तो बस, और कुछ कहूँ? हाँ। अच्छा। तो ये सरकार तो सिर्फ मस्जिदों को ढाने के लिए, दुनिया तरक्की कर रही है, ये मंदिर तलाश कर रहे हैं, मस्जिदें ढा रहे हैं, मज़ारात ढा रहे हैं, ये काम सरकार के थोड़े हैं। एक आदमी ने कसूर किया है, सजा का कसूरवार है वो, और मकान ढाने के बाद सारे लोगों को मुतासिर कर देते हैं, सारे लोगों को बर्बाद कर देते हैं। तो सरकार थोड़ी है, तो सरकार का काम है लोगों को रोजगार मुहैया कराना, लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसको रोजगार देना, और ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी है। महंगाई के खिलाफ सरकार को ये इंतजाम करना चाहिए, महंगाई कैसे रुकेगी। तो ये सारी चीजें हैं। सरकार तो हर सूबे में फेल है, निकम्मी है बिल्कुल। और एक सरकार जो मतलब लोगों को रोजगार देने का काम करती हो, जो शपथ लेने के बाद सबके पिता समान हो जाती हो, वहाँ एक खास बिरादरी के लिए गोश्त पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हर साल 2-2, 3-3 महीना कारोबार बंद कर दिया जाता है। तो उनसे उनके ये बिल्कुल नहीं सोचा जाता कि इनकी ये अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, अपने खर्चा क्या चलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। बिल्कुल। बेहतरीन उत्पादन, घरेलू स्मॉल इंडस्ट्रीज, हमारी फनी सलाहियतें जो घरेलू, वो सब सरकार ने नजरअंदाज कर दी। और रोजगार की तलाश नहीं थी, वो जो फनी हमारी सलाहियतें थी, वही चीज इतनी अगर आगे बढ़ाती सरकार तो इतनी कामयाब थी कि घर का बच्चा भी टेक्निकल होता था। जो घरेलू काम होता, टेक्निकल काम होता, एक इंजीनियर काम नहीं कर सकता जो हमारे कारखानों में हमारा 15 साल का बच्चा रंग रसायन के बारे में जानता था। क्योंकि तो वो घरेलू इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, सरकार ने तो उसकी तवज्जो हटा दी, उन्हें खत्म कर दिया। इसलिए बेरोजगारी, रोजगार हर तरीके से, हर तरीके से बेरोजगार किया सरकार ने। हालांकि हथकरघा निगम थी, लाखों लोग रोजगार से लगे हुए थे। हमारा बाहर मुल्कों में माल जाता था छपा हुआ, हजारों लोगों को फायदा था। मेरा 4.5 साल जापान गया है मेरा छपा हुआ माल नेटवर्क का। सरकार से कोई ऐसी अपील जो आप करना चाहें? मैंने की है, करते रहते हैं, कभी कभी डालता हूँ सरकार, लेकिन तवज्जो नहीं है सरकार की तो तवज्जो मंदिर की, मस्जिद की, ये है बस, उसकी नहीं। ठीक है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है ये, और लोगों को कुछ ना कुछ कहने का मौका मिलता है और वो आवाम तक पहुंचती है बात, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और इंशाल्लाह आप
कोशिश करते रहें। कोशिश क्या करते हैं, आप सामाजिक तो हैं ही, सोशल भी है मेरी नज़र में। मैंने आपको एक ज़माने से देख रहा हूँ। आपने मैंने इसलिए आपको ज़हनियत दी कि आपके जैसे उम्र का आदमी अब इस शहर में नहीं है। जुझारू भी हैं, सामाजिक भी हैं, आप दीनी भी तो हैं। आपने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी की है और समाज के लिए आपने लड़े भी हैं। और नौजवान नस्ल को आप क्या संदेश देना चाहते हैं नौजवान कि सरकार के खिलाफ उनको नहीं नहीं, साइलेंट होकर नौजवान घर बैठकर सरकारें बदलने का इंतजार करना चाहिए या सरकार बदलने के लिए अपने अंदर कोई ऐसा जज्बा करें जो मतलब राजनीतिक हो और संविधान के दायरे में रहकर पुरजोर अपील करें, संघर्ष करें और सरकार को बदलने का आह्वान करें? आप ऐसा कुछ आह्वान करेंगे? नहीं, नौजवान समझ नहीं रहा। हालांकि मैंने कहा कि क्यों ओढ़ के बैठे हो गरीबी का कफन, तदबीर से बदला है जमाने का चलन, जंजीरों में जकड़ी थी कभी आजादी, ये आज भी मजबूर सी लगती है दुल्हन। तो नौजवान तो समझ ही नहीं रहा कि हमें क्या करना चाहिए। नौजवान तो मोबाइल में लग गया, फेसबुक पे लग गया और बस उसका तो मकसद से पीछे हो गया और वो इस संघर्ष की दुनिया से दूर हो गया, अपने हक को मांगने से दूर हो गया। वो समझ लेता है कि भाई जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। नहीं, तेरी कोशिशें फरिश्तों से आला 99 इल्म है तुझे, तू तो फरिश्तों से आला है, तेरी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन भूल गया सब। नौजवान नहीं, इतने बड़े जुल्म हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है सुबह से शाम तक। तो नाजरीन, ये थे हमारे बीच में कामरेड गुलाम साबिर साहब, जो अपनी बहुत मकबूल हैं और जो अपनी सलाहियतों के लिए हमेशा जाने जानते हैं, क्रांतिकारी आदमी है। जुल्म के खिलाफ हमारे हमेशा आवाज उठाई है। आज हमारी दावत पे चाय की चर्चा पर यहाँ पर तशरीफ लाए थे कामरेड गुलाम साबिर साहब। आपका हमारी चाय की चर्चा पर आने पर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम चाहेंगे आप हमारे इस कोशिश को, इन काविशों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। तो चाय के चर्चा चैनल पर टी टॉक विद जमाल को मकबूलियत हासिल करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और फॉलो करें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे। और ऐसी ऐसी कीमती शख्सियात जो अब शहर के अंदर हमें कहीं देखने को नहीं मिलती, अब आपके दौरान ये पहुंचेगा, ये वीडियोज आपको पहुंचेगी। तो गुलाम साबिर किस हालत में थे कि इन्हें अभी ऑपरेशन कराया है हार्ट का, इन्होंने अभी मशीन लगी है इनके, और इन्हें एक ऑपरेशन इनका आंखों का भी हुआ है। अभी 1 साल कबल इनकी वाइफ का इंतकाल हुआ है। तो किस हालत में रह रहे हैं आपको नहीं पता। हमें सभी नौजवानों को इसी चीज को जानकारी देने के लिए, ऐसी शख्सियतों से आपको मुलाकात कराने के लिए हमारा ये चैनल है कि हम ऐसे तमाम उन लोगों को जिन्होंने बहुत सारी अच्छी खिदमत अपने शहर, अपने कौम, अपने देश के लिए की हैं, उनको आगे आते लाते रहे और आपके बीच में उनको दिखाते रहे कि हाँ, कामरेड गुलाम साबिर अभी दुनिया में हैं, हयात हैं, जिंदा हैं और सब कुछ उनका दुरुस्त है। वो आज आपके सामने बात कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरेड साहब। आज चाय की चर्चा को हम इसी के साथ खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आने वाले हर मेहमान को ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से एक मेडल पहनाकर उनका इस्तकबाल किया करते हैं। तो अब आज हमारे बीच में कामरेड गुलाम साबिर साहब हैं। तो हम नाजरीन, चूंकि कामरेड गुलाम साबिर साहब 90 साल के बुजुर्ग हैं, लगभग 1 साल इन्हें 90 में पूरा करने में है। सन 37 में इनका पैदाइश है। तो हम इनको खड़ा नहीं करना चाहेंगे, हम इनका इस्तकबाल डालकर यहीं से करना चाहेंगे। ये कामरेड साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से। आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे आप हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह।